हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कम से कम 2 से ढाई घंटे बैठ के मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, क्योंकि इसके लिए मुझे एक प्रॉपर बुक को स्टडी करना हुआ। और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दूंगी। और पीडीएफ को आपको समझ तभी आएगा तब आप लोग वीडियो देखोगे, क्योंकि काफ़ी शॉर्टकट कुछ किया हुआ है। तो वो चीज़ें आपको आई थिंक वीडियो देख के ही समझ आएंगी। तो पहले आप होप कि आप लोग वीडियो देखेंगे, देन उसके बाद आप लोग। और टेलीग्राम का जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके वहाँ से इस पीडीएफ को लेंगे। ठीक है। तो हमें जो मेनली यहाँ पे जैसे जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वही चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है, और होप मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो एक सेकेंड। तो यहाँ पे होप आपको सभी को दिख रहा होगा। और हाँ, एक क्वेरी और आती है कि मैम हमें ना दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं है, ठीक से ब्लर हो रहा है या ठीक से नहीं दिख रहा है। तो आप अपने फ़ोन की जो क्वालिटी है, ठीक है, तो उसको अगर आप इम्प्रूव करते हैं, उसको हाई करते हैं, तो होप दिख जाए। क्योंकि कभी कभी मुझे भी ये प्रॉब्लम आती है, अगर मैं कोई वीडियो देख रही होती हूँ तो हमारा नेटवर्क का इशू भी हो सकता है। बाकी यहाँ से पूरा क्लियर होता है। इसको 1+ पे मैं रिकॉर्ड करती हूँ वीडियो को, तो आई डोंट थिंक सो कि इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट है, और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत शोर होता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना, ठीक है। तो यहाँ पे है विकलांग का विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य अनुसूची में रखा गया है। ठीक है। विकलांग व्यक्ति की पूर्ण भागीदारी और समानता संबंधी जो घोषणा हुई थी, तो वो कब हुई थी? दिसंबर 1992 में। संयुक्त राष्ट्र विकलांग अधिकार संधि पत्र सम्मेलन मई 2008 में। उसके बाद हमारा है इन इंडिया में, जो यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है। देखो यहाँ पे कुछ ज़्यादा शॉर्टकट्स है, तो आप प्लीज़ चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। यहाँ पे ये सब थियोरेटिकल थी, कुछ समझने वाली नहीं थी, तो यहाँ पे इसलिए मैंने जनरली आपको बता दिया है। उसके बाद हमारा है इंडिया में जो ब्लाइंड पर्सन है, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए प्रथम बीवी विश्वविद्यालय कब खोला गया था? तो वो खोला गया था 1887 में। एक आंगल मिशनरी महिला थी जिनका नाम था एनी शार्प, उनके द्वारा खोला गया था। किसके सहयोग से? मिशनरी महिला ह्यूलेट के सहयोग से। ठीक है। उसके बाद ये जो ये जो विश्वविद्यालय था, जो ब्लाइंड लोगों के लिए खोला गया था, पहला विश्वविद्यालय इंडिया में, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मतलब कहाँ खोला गया था? तो ये अमृतसर स्थित सेंट कैथरीन अस्पताल के में जो खोला गया था। और इसका नाम उस टाइम पे रखा गया था नॉर्थ इंडिया इंडस्ट्रियल होम फॉर क्रिश्चियन ब्लाइंड। ठीक है। 1903 में इसे राजापुर DDN देहरादून ले जाया गया, जहां आज भी यह शॉर्ट मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड नाम से ये काम कर रहा है। इसके बाद पालायम कोटा तमिलनाडु में 1890 में ब्लाइंड के लिए विश्वविद्यालय खोले गए। अहमदाबाद गुजरात में 1895 में। उसके बाद हमारा है कोलकाता वेस्ट बंगाल और रांची झारखंड 1997 में, और मुंबई में 1900 में। ठीक है। तो ये चीज़ें होप आपको क्लियर हो गई है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। यहाँ पर है जो लोग सुन नहीं सकते, ये कान बनाया हुआ है मैंने और क्रॉस किया हुआ है। ठीक है। तो जो लोग सुन नहीं सकते, बधिर होते हैं, विकलांगों की जो शिक्षा जो प्रारंभ की थी पहले, जो बहरे होते हैं, जो सुन नहीं सकते, बधिर होते हैं, उनके जो शिक्षा जो शुरू की थी, प्रारंभ करने का श्रेय जाता है स्पेन के एक सन्यासी जिनका नाम पेंटो पॉन्स डिलियो है। इन्होंने 1555 में कुछ बधिर बालकों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाया था। ठीक है। उसके बाद USA ने प्रथम बधिर पहला विशिष्ट विश्वविद्यालय 1817 में स्थापित किया था। यूएसओ ने जो सुन नहीं सकते उनके लिए पहला विश्वविद्यालय खोला था, और वो विश्वविद्यालय कब खोला गया था? वो खोला गया था 1817 में। उसके बाद हमारा है मानसिक विश्वविद्यालय। ठीक है। वी मतलब विश्वविद्यालय। ठीक है। मानसिक जो बच्चे जो दिमागी रूप से होते हैं, तो उनके लिए जो उनके लिए एक सेकेंड, यहाँ विश्वविद्यालय का मतलब मैंने क्या किया है? विकलांग किया हुआ है। ठीक है। तो एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पर है मानसिक विकलांग। ठीक है। की एजुकेशन की शुरुआत फ्रांसीसी चिकित्सक
जॉ इतौर्द ने की थी। किसने की थी? जॉ इतौर्द ने की थी, जो कि फ्रांसीसी चिकित्सक थे। जो मानसिक बच्चे होते हैं, जो मानसिक रूप से दिव्यांग होते हैं, उनकी जो शुरुआत की थी कि उनको भी पढ़ाया जाए, तो वो किसने की थी? फ्रांसीसी चिकित्सक जॉ इतौर्द ने। और ये शुरुआत इन्होंने की थी जब इन्होंने 11 वर्ष के एक बच्चे, जो कि लड़का था, उसको जंगल से पकड़कर पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, क्षति, अक्षमता, विकलांगता, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, क्षति को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पेयरमेंट, अक्षमता को बोलते हैं डिसेबिलिटी, और विकलांगता को बोलते हैं हैंडीकैप। तो हम जनरली सबको हैंडीकैप ही बोलते हैं, ठीक है, कि ये हैंडीकैप है, ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है। 3 टाइप की होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो क्षति होती है वो बाह्य रूप से होती है, और अक्षमता होती है, लक्षणों का पता नहीं चलता, और जो विकलांगता होती है समाजीकरण होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है अभी आपको समझ नहीं आया है तीनों में डिफरेंस। मैं यहाँ बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, देखो, एक बच्चा है, किसी का हाथ मतलब जल गया है किसी कारणवश, ठीक है, ये इम्पेयरमेंट हुई है, उसको क्षति हुई है। क्षति मतलब कमी हो जाना, ठीक है, तो कुछ घट जाना या इस तरीके से मतलब नुकसान हो जाना। उस बच्चे का हाथ जल चुका है। अब वो बच्चा, मान लीजिए वो बच्चा सीधे हाथ से लिखता था, ठीक है, अब वो बच्चा नहीं लिख पा रहा, डिसेबल हो गया, वो अक्षम हो गया है, मतलब वो अब नहीं लिख पा रहा, मतलब जिस तरीके से वो पहले लिखता था इस तरीके से वो अब नहीं लिख पा रहा है, ठीक है, प्रॉपरली लिखता था, अभी वो नहीं लिख पा रहा है। इसका मतलब है कि उसके अंदर डिसेबिलिटी आ गई है, मतलब वो किसी कार्य को ना ठीक तरीके से नहीं कर पाता, ठीक है, डिसेबल हो चुका है, अक्षम हो चुका है, ठीक है, कर तो पा रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से जैसे वो पहले करता था वैसे नहीं कर पाता, ठीक है। जब इन दोनों की सिचुएशन को हम मिला देते हैं, इम्पेयरमेंट की और डिसेबिलिटी की, तो हमारी विकसित होती है विकलांगता, जिसको हम इंग्लिश में हैंडीकैप बोलते हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली हमारा समाजीकरण का कॉन्सेप्ट होता है कि कोई बच्चा अगर कुछ हल्का फुल्का कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, डिसेबल है, इट्स ओके, बट जब किसी को विकलांगता की वो दे दीजिए, कहीं ना कहीं समाज का भी प्रेशराइज होता है, उसको कितना कुछ बोला जाता है, और वो उस चीज़ को वो भी झेलना पड़ता है उस टाइम पे बच्चे को, बच्चा या बड़ा कोई भी हो सकता है इस श्रेणी में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये लगा लो, आप इस तरीके से आइडिया लगा सकते हो कि जो क्षति होती है और जो अक्षमता होती है, उसके मिश्रण से जो एक तीसरा रूप उपजता है, उसको हम विकलांगता कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब उसका जो उसको वो हमेशा के लिए हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर किसी बच्चे का हाथ जला, ठीक है, अभी उसको लग रहा है कि हाँ कुछ नहीं, मतलब ठीक है, ठीक हो जाएगा, मतलब हाथ ठीक हो जाएगा, अभी लिख रहा है वो, काम चलाओ, ठीक है, लक्षणों का अभी ठीक से पता नहीं चल पा रहा है उसको। अब हुआ क्या, वो परमानेंट हो गया, फिक्स्ड हो गया कि अब उसका हाथ पहले की जैसा ठीक नहीं हो सकता। जब वो फिक्स्ड हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, तो वो हमारा विकलांगता की श्रेणी में आ जाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको तीनों में डिफरेंस समझ आ गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है PWD एक्ट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है वो है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, हिंदी में बोलते हैं विकलांग जन अधिनियम। ये 1995 में आया था, और एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर ये जो अधिनियम है ये पूरे संपूर्ण देश में हमारे लागू है। और इसको ऑल्सो नोन एज, इसको समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रथम अध्याय में 7 विकलांगताओं को शामिल किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 7 विकलांगताएं किस अधिनियम में शामिल है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा PWD एक्ट 1995। और ये 7 विकलांगताएं आपको याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, क्योंकि मान लो आपको 4 दे दी और आपसे पूछा इनमें से कौन सी नहीं है, तो जब आपको 7 पता होंगी तभी आप आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। तो ये 7 विकलांगताएं हैं: दृष्टिहीनता, अल्पदृष्टि, कुष्ठ रोग, श्रवण क्षतिग्रस्तता, गामक अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता और मानसिक अक्षमता। उसके बाद हुआ क्या कि PWD एक्ट 2016 यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 और 27 दिसंबर 2016 को जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे उन्होंने साइन किया और एक नया कानून बनाया। और इस नए 2016 में नया कानून बना, और इस कानून में जो 1995 का PWD एक्ट था 1995 का, उसको निरस्त कर दिया गया, उसको खारिज कर दिया गया, ठीक है। और PWD एक्ट जो हमारा 1995 था उसमें 7 विकलांगताएं थी, जैसे कि मैंने अभी 7 बताया है। लेकिन जो हमारा 2016 का जो नया कानून बना 1995 को निरस्त करके, तो उसमें 21 विकलांगताएं शामिल कर दी गई। यहाँ पर जो PWD एक्ट, क्योंकि ये कंपैरिजन शायद पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से करते हुए चलिएगा। उसके बाद हमारा है जो PWD एक्ट हमारा 1995 था, उसमें 3% आरक्षण था विकलांगों को
रिजर्वेशन था एजुकेशन में और जॉब में, 3% का रिजर्वेशन उनको मिलता था, जबकि जो 2016 में एक्ट आया था उसमें उसको बढ़ाकर 1% बढ़ाकर 4% कर दिया गया। इसके अलावा एक मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, जो लोग कनेक्टेड है उनको पता होगा बेंचमार्क विकलांगता क्या होती है। तो मैंने बताया था ये कोई विकलांगता का प्रकार नहीं है, एक क्राइटेरिया होता है विकलांगता को निर्धारित करने का कि कितने परसेंट है। तो बेंचमार्क विकलांगता आती है 40% में, ठीक है, कि आप 40% विकलांग हैं तभी आपको जो भी बेनिफिट्स वगैरह होते हैं वो सारे मिलते हैं। तो यहाँ पर इस वाले एक्ट में क्या किया गया था, PWD एक्ट 2016 में, कि 6 से 18 वर्ष की निःशुल्क एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को जो बेंचमार्क विकलांगता से पीड़ित है, मतलब जिनको जो विकलांगता है वो 40% या 40% से ज़्यादा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा 86वां वो संशोधन था, ठीक है, उसमें कितने वर्ष से बच्चों को फ्री एजुकेशन का जो दिया गया है, तो फ्री एजुकेशन हमारा 6 से 14 वर्ष है जनरल बच्चों के लिए। लेकिन अगर आपको स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग के क्वेश्चन पूछा जाता तो 6 से 18 आपको आंसर लगाना है। जनरली हम लोग 6 से 14 हमें रटा हुआ, हम 6 से 14 लगा के रहते हैं कि 6 से 14 फ्री एजुकेशन है। लेकिन जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए 6 से 18 वर्ष फ्री एजुकेशन की जो अवधारणा है वो की गई है, जो क्या बोलते हैं, मतलब जो उनके लिए कानून बनाया गया है, ठीक है। ओके, होप यहाँ तक आपको समझ आ गया, कोई डाउट नहीं है। PDF आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और PDF से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जो 1995 को निरस्त करके जो 2016 का एक्ट हमारा बना था, उसमें हमारी 21 विकलांगताएँ शामिल है और 21 विकलांगताओं में से एटलीस्ट कुछ तो आप लोग, वो 7 तो इम्पॉर्टेंट है, वो तो आपको रटनी ही रटनी है, ठीक है। तो ये 21 हैं, 21 में से कुछ तो आपको याद होने ही चाहिए। तो इसमें है गति विषयक विकलांगता, कुष्ठ रोग मुक्ति व्यक्ति, प्रति मस्तिष्क घात है, बौनापन है, पेशी यदुपोषण जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, तेजाबी आक्रमण पीड़ित, अंधता, निम्न दृष्टि, बधिर, ऊंचा सुनने वाला, वाक और विकलांग। उसके बाद हमारा है यहाँ पे 12वां है बौद्धिक दिव्यांगता। उसके बाद है विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता, स्वप्राणायणता, स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक रुग्णता, स्कोलरोसिस, पार्किसन रोग, हेमीफीलिया, थैलेसीमिया, सिक्कल कोशिका रोग और बहुदिव्यांगता, ठीक है। तो ये 21 हमारी विकलांगताएं हैं, कुछ तो याद करके रखिए क्योंकि पेपर में पूछी जा सकती है कि इनमें से कौन सी 21 विकलांगताओं के अंतर्गत शामिल है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा जो पोलियो है, उसके मुख्यतः हमारे 3 वायरस होते हैं, लियोन, लेंसिंग और ब्रोंशाइड, ये याद कर लेना। अब यहाँ पर है कि 7 राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय संस्थान थे जो स्पेशली काम करते हैं जो विकलांग होते हैं, ठीक है। तो NIVH मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान है जो कि देहरादून में है और इसकी स्थापना हुई थी 2/7/1989 को, ठीक है। और इससे पहले 1979 से पहले इसको राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान नहीं केंद्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1979 में इसको संस्थान नाम कर दिया गया। उसके बाद हमारा है AYJNIHH, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है अलियावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान। 9/8/1983 की इसकी स्थापना हुई थी। ये टोटल हमारे 7 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 7 हमारे हैं जो नेशनल लेवल पे काम करते हैं विकलांगों के लिए। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये आपको सभी पता होने चाहिए। ओके, उसके बाद हमारा है यहाँ पे उसके बाद हमारा है ये वाला हमारा, एक सेकेंड, NIMH, ये 1984 में इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रीय बहुविकलांग अधिकारिता संस्थान, तो ये मुत्तुकाडु चेन्नई में है जो कि 2005 में बना था। उसके बाद उसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे पंडित उपाध्याय अस्थि विकलांग संस्थान, तो ये हमारा नई दिल्ली में विष्णु दिगंबर मार्ग पर स्थित है और 1975 में इसको बनाया गया था और इसके संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ और जम्मू कश्मीर में है, जबकि इसका जो क्षेत्रीय केंद्र है वो सिकंदराबाद में है।
उसके बाद जो NIMH है 1984 में जिसकी फुल फॉर्म बताई थी, ये हमारा सिकंदराबाद में स्थित है, ठीक है। उसके बाद हमारा है राष्ट्रीय पुनर्वास शिक्षण प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान, ये हमारा कटक में है। उसके बाद राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, ये हमारा कोलकाता में है। 1978 को इसको बनाया गया था। होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पर बात है इंटरनेशनल लेवल की संस्थाएं जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। अभी जो हमने पीछे वाली जो PDF थी, सॉरी पेपर था, इस पे हमने नेशनल लेवल की संस्थाएं पढ़ी थी। अब हम इंटरनेशनल लेवल की संस्थाएं पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा SW स्विट्ज़रलैंड में है। और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। सर्वप्रथम 1950 के दशक में AFOB के साथ मिलकर अफ्रीका व एशिया में दृष्टिबाधिता उन्मूलन के कई उपाय किए गए। यहाँ पे AFOB की फुल फॉर्म है अमेरिकन फाउंडेशन फॉर ओवरसीज ब्लाइंड, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म्स काफ़ी पूछी जाती है आपके पेपर में, तो प्लीज़ इनको याद करते चलिएगा। 1% बेटर रह रही है, पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड हो भी पाएगी कि नहीं। ओके, आगे हमारा हु कह रही हूँ, WHO ने CBR की फुल फॉर्म है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, यानी समुदाय आधारित पुनर्वास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि CBR की जो अवधारणा थी या CBR का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, तो वो दिया था हमारा WHO ने। उसके बाद हमारा है NGO, ठीक है, जो नेशनल लेवल पे NGO काम करते हैं। नेशनल लेवल की बात हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर जो NGO काम करते हैं, हम उनकी बात करते हैं। और अभी मैं इस वीडियो को पॉज करके इसको थोड़ी देर चार्जिंग लगा देती हूँ, फिर मैं वीडियो आगे रिकॉर्ड करूँगी। तब तक के लिए आप लोग इतना रिवाइज कीजिए। ओके, तो अभी 6% चार्ज हो चुका है, यानी हमारे PDF पूरा कंप्लीट हो सकता है। 7 पेज का PDF है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये हम नेशनल लेवल के जो NGOs हैं उनकी बात करते हैं अभी। तो HKL की फुल फॉर्म है हेलन केलर इंटरनेशनल फाउंडेशन, जो कि न्यूयॉर्क में है। इनकी स्मृति में जो हेलन केलर थे, इनकी स्मृति में जो अमेरिका फाउंडेशन फॉर ओवरसीज ब्लाइंड का नाम बदलकर 1977 में HKL को फाउंडेशन इसकी जो रखी गई थी, ठीक है, कि इसका नाम बदल दिया गया था। पहले जो HKL का नाम था वो था अमेरिकन फाउंडेशन फॉर ओवरसीज ब्लाइंड। इसका नाम चेंज कर हेलन केलर इंटरनेशनल फाउंडेशन इसको रखा गया था, ठीक है। उसके बाद है WBO, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन। ये 1984 में बना था। आपका कब बना था? 1984 में। और इसके अलावा यहाँ पे WCB की फुल फॉर्म है वर्ल्ड काउंसिल फॉर द वेलफेयर ऑफ द ब्लाइंड। उसके बाद हमारा है साइट सेवर्स, जो कि ब्रिटेन में है हमारा। एक सेकेंड, हाँ, साइट सेवर्स जो कि ब्रिटेन में है। और ये एक्चुअली काम नहीं कर रहा है यहाँ पे हाइलाइटर, थोड़ा सा वैसे ही देख लो आप इसको। लास्ट पेज है आई थिंक, इस वजह से। यहाँ पर है विस्फोटक जो ब्लेड इन मिशन है, तो यहाँ पर ये है जो विस्फोटक ब्लेड इन मिशन, ये जर्मनी के ईसाई जो मिशनरी है अर्नेस्ट जैकोब क्रिस्टोल ने 1908 में इस मिशन को शुरू किया था। उसके बाद जो इंडिया के NGOs हैं, इंडिया के NGOs की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर पहला है NAB, यानी फुल फॉर्म है इसकी नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड, जो कि मुंबई में है। और 1952 में स्वर्गीय रुस्तम अल्पाईवाला जी द्वारा इसको बनाया गया था, स्थापित किया गया था। और इसकी 18 ब्रांचेज़ है और 64 डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेज़ हैं। उसके बाद NFB, नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड, तो ये दिल्ली में है। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद BPA, ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, जो कि अहमदाबाद में 1945 में इसकी जो स्थापना हुई थी। भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने विकलांगों के लिए कई प्रयास किए हैं, और उन प्रयासों के कुछ उदाहरण नीचे है, जो कि DRC की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो कि 1985 में बना था। CRC क्लस्टर रिसोर्सेज सेंटर। उसके बाद हमारा है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर्स डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशंस और उसके बाद है नेशनल काउंसिल ऑफ हैंडीकैप वेलफेयर। तो ये कुछ भारत सरकार के द्वारा चलाए गए प्रयास हैं। तो होप ये PDF आपके लिए हेल्पफुल रहे। PDF अभी जाके फटाफट से आप लोग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करके टेलीग्राम के, और आप लोग इस PDF को मैं वहाँ पे डाल रही हूँ। और PDF आपको मिलेगा स्पेशल एजुकेशन हैंड रिटन नोट्स के नाम से, तो आप
आप लोग इसको ईजिली सर्च कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और कुछ लोग कमेंट करते हैं योर टीचिंग मेथड इज़ नॉट गुड, तो मैं बस उन लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे प्लीज़ सजेशन दीजिए। आई नो आप गुड और मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को पसंद आता है पढ़ाना, किसी को नहीं आता है। जिसको नहीं आता है वो प्लीज़ अगर सजेशन देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। बाकी मैं तो हमेशा ही वेलकम करती हूँ आपके सजेशन का, बट आप प्रॉब्लम बता के छोड़ दें और उसका सोल्यूशन ना दें तो वो तो गलत बात है ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और एक क्वेश्चन और आ रहा है मुझे, एग्ज़ाम कब होगा। और कल मैंने साइट विज़िट की थी एमपी भोज की, तो मुझे कुछ इशू आ रहा है उसके अंदर कि मुझे लग रहा है शायद आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेट हो सकता है। लेकिन उसके रिगार्डिंग मैंने मेल डाला है यूनिवर्सिटी में कल ही, और कल से मैं कंटिन्यू कॉल कर रही हूँ। तो कॉल किसी ने रिसीव नहीं, कॉल रिसीव क्या करेंगे, मतलब कॉल लग ही नहीं रहा है। ठीक है, 3-4 नंबर्स है मेरे पास, मैंने 3-4 नंबर्स पे कॉल किया है, तो कॉल रिसीव नहीं मतलब लग नहीं रहा है, नॉट रीचेबल जा रहा था। तो वो डाउट आई थिंक कल तक क्लियर हो जाएगा। जैसे ही क्लियर होता है फिर मैं एग्ज़ाम के रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वो डाउट लग रहा है थोड़ा सा। वो क्या डाउट है वो मैं कल की वीडियो में आपको बताऊँगी। तो अभी हाल फिलहाल के लिए इतना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।